पिछले सीरीज में हमने 1854 से 1884 ईस्वी के अंतर्गत भारत में प्रवेश परीक्षा की शुरुआत के साथ ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास, आसाम, पंजाब आदि राज्यों में शिक्षा की प्रगति पर बात की। अब आगे आधुनिक शिक्षा विभाग का आविर्भाव सन 1854 ईस्वी के पश्चात हुआ। इसके पूर्व ऐसी कोई सरकारी संस्था न थी, परंतु बंबई और उत्तर प्रदेश में इसकी नींव पड़ चुकी थी। सन 1840 ईस्वी में बंबई में बोर्ड ऑफ एजुकेशन का निर्माण हुआ था। यह बोर्ड प्रांतीय सरकार के अधीन था और प्रांत के सभी विद्यालयों का प्रबंध करता था। प्रबंध सुविधा के लिए इसने संपूर्ण प्रांत को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। प्रत्येक भाग एक अधीक्षक के अधीन होता था। उत्तर प्रदेश में थॉमसन ने परगना विजिटर, जिला विजिटर और प्रधान विजिटर नियुक्त किया था। इस प्रकार इन दोनों प्रांतों में शिक्षा विभाग की रूपरेखा बन चुकी थी। वुड के संदेश पत्र ने इन दोनों प्रांतों के शिक्षा विभागों को एक सुव्यवस्थित रूप दिया तथा अन्य प्रांतों में भू शिक्षा विभागों के शीघ्र निर्माण का आदेश दिया। प्रांतीय सरकारों ने शीघ्र ही अपना ध्यान इधर केंद्रीभूत किया और सन 1856 ईस्वी के अंतिम दिनों तक संपूर्ण ब्रिटिश भारत के हर प्रांत में शिक्षा विभागों का निर्माण हो गया। संदेश पत्र ने आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की नियुक्ति में व्यक्ति भारतीयों का विश्वास पत्र बन सके। इस नीति को सफल बनाने के लिए उसने शिक्षाधिकारियों के पदों पर आईसीएस व्यक्तियों को नियुक्त करने का सुझाव संदेश पत्र में रखा था। इसके अनुसार कुछ प्रांतों में लोक शिक्षा निर्देशक के पद को आईसीएस अधिकारियों ने ही सुशोभित किया। कुछ प्रांतों में निरीक्षक भी आईसीएस अधिकारी होते थे, परंतु यह प्रथा अधिक दिनों तक न चल सकी और निरीक्षकों तथा अन्य पदों पर साधारण व्यक्तियों की नियुक्ति होने लगी। उनका वेतन भी आईसीएस सदस्यों से बहुत कम होने लगा। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न वेतन दिया जाने लगा। प्लस उपयुक्त दोषों के फलस्वरूप शिक्षा विभाग में शिथिलता आने लगी। अतः इन दोषों को दूर करने के लिए बंबई के लोक शिक्षा निर्देशक सर अलेक्जेंडर ग्रांट ने एक योजना प्रस्तुत की। इसके अनुसार बंबई प्रांत के लिए शिक्षा सेवा में सामान्य और विशिष्ट 2 वर्ग रखे। प्रत्येक अधिकारी का निम्नतम और उच्चतम वेतन निर्धारित कर दिया। इसके अनुसार लोक शिक्षा निर्देशक को पहले के अनुसार 500 रुपया मासिक वेतन मिलना चाहिए तथा अन्य अधिकारियों का निम्नतम वेतन 500 रुपया रखा जाए। बंबई सरकार ने इसकी सभी सिफारिशों को मान लिया और उसने इस योजना को संपूर्ण भारत में कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार को लिखा। दुर्भाग्यवश यह स्वीकृत न हो सकी, परंतु केंद्रीय सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की असुविधाओं को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। केंद्रीय सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप अधिकारियों के वेतन में पर्याप्त सुधार हुआ और अब प्रत्येक प्रांत के अधिकारियों के वेतन में अधिक भिन्नता न रही। सन 1882 ईस्वी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक निश्चित रूपरेखा तैयार हो गई, यद्यपि यह योजना सभी प्रांतों के लिए समान न थी। किसी प्रांत में निरीक्षकों की 2, किसी में 3 तो किसी में 4 श्रेणियां होती थीं। सन 1882 ईस्वी तक राजकीय स्कूलों और कॉलेजों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। सन 1855 ईस्वी में ऐसे स्कूलों की संख्या 1406 थी, परंतु सन 1882 ईस्वी में इनकी संख्या 15,462 तक पहुंच गई। सन 1882 ईस्वी में तमाम ऐसे स्कूल थे जो केवल नाम मात्र के लिए गैर सरकारी थे, अन्य उनका संचालन लगभग सरकार ही करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धर्म प्रचारकों तथा सरकार की संस्थाओं की चेष्टाओं के सीमित होने के फलस्वरूप भारतीय चेष्टाओं के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिला। भारतीयों में अब देश सेवा की भावना जागृत हो चुकी थी।
इसी के परिणामस्वरूप सन 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस राष्ट्रीय जागरण ने शिक्षा के भारतीयकरण को अपूर्व सहयोग प्रदान किया। 19वीं शताब्दी के चौथे चरण में धार्मिक शिक्षा का प्रश्न बड़ा जटिल हो गया था। वुड के संदेश पत्र में अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की शिक्षा का समर्थन किया गया था, परंतु राजकीय विद्यालयों में इसे आश्रय न मिला। अतः धर्म प्रचारक विक्षुब्ध थे तथा सतत प्रयत्न करते रहे। उन्होंने महारानी विक्टोरिया के पास एक आवेदन पत्र भी भेजा था, परंतु इसोबोच में भारत में 1857 ईस्वी में विद्रोह छिड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार धार्मिक मामलों में और दृढ़ हो गई। सरकार ने सोचा कि अब धार्मिक तटस्थता की हर नीति ही ब्रिटिश सरकार के लिए कल्याणकारी होगी। मुसलमान अपने विद्यालयों में कुरान की शिक्षा और सनातन धर्म के समर्थक हिंदू धर्म की शिक्षा का घंटा बालकों के लिए हितकर समझते थे। इन्हीं विचारों के परिणामस्वरूप सन 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग को धार्मिक समस्या पर विशेष ध्यान देना पड़ा। मुसलमानों की शिक्षा प्रारंभ में मुसलमान कई कारणों से पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान का विरोध कर रहे थे। उनका विचार था कि अंग्रेजी पढ़ने से धर्म नष्ट हो जाएगा। कंपनी सरकार भी उनकी शिक्षा की उपेक्षा करती रही और यह उपेक्षा शिक्षा विभाग के निर्माण के पश्चात भी चलती रही। सन 1871 से 72 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने इधर ध्यान दिया और उन्हें शिक्षित बनाने का संकल्प किया। मुसलमानों के लिए नए नए विद्यालयों का निर्माण होने लगा। विश्वविद्यालयों में अरबी और फारसी विभाग खोल दिए गए तथा मुस्लिम विद्यालयों के लिए अलग निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त सरकार उन्हें आर्थिक सहायता भी अधिक देने लगी। छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाने लगी तथा योग्य और कुशल अध्यापक नियुक्त किए जाने लगे। इन उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप अगले 10 वर्षों में मुस्लिम शिक्षा क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के जन्मदाता सर सैयद अहमद खां के बिना 19वीं सदी की मुस्लिम शिक्षा का इतिहास अधूरा रह जाता है। भारतीय मुसलमानों में नव चेतना की ज्योति जगाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को ही है। इन्होंने मुसलमानों के लिए वे ही कार्य किए जो राजा राममोहन राय ने हिंदुओं के लिए किए। सर सैयद अहमद खां का जन्म सन 1871 ईस्वी में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित, प्रभावशाली एवं धार्मिक परिवार में हुआ था। वंश परंपरा के अनुसार इन्होंने अरबी और फारसी का गहन अध्ययन किया और इस्लाम के प्रकांड पंडित हो गए। इनके पिता मुगल साम्राज्य में प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित थे, परंतु इन्होंने मुगल दरबार में नौकरी करना अस्वीकार कर दिया और कंपनी सरकार के नौकर बन गए। प्रारंभ में दिल्ली की सदर अदालतों में नियुक्त हुए थे। अपनी ईमानदारी, सच्चाई, योग्यता एवं कार्यपटुता के कारण शीघ्र ही उन्नति कर गए। सन 1857 ईस्वी के पश्चात इन्होंने भारतीय मुसलमानों को जागरूक एवं संगठित करना प्रारंभ कर दिया। सर सैयद अहमद खां बड़े दूरदर्शी एवं नीतिज्ञ थे। इस क्रांति से उनको अनुभव हो गया था कि ब्रिटिश शासन भारत में दृढ़ हो गया है। अब यदि मुसलमान इनका सहयोग नहीं प्राप्त करते तो वे सदैव के लिए विकास से वंचित हो जाएंगे। मुस्लिम समाज को उन्नत बनाने के लिए पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, अन्यथा वे अपने को पतन से बचा न सकेंगे। उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुसलमानों का संगठन, अंग्रेजी का अध्ययन और अंग्रेजी सरकार को सहयोग देना नितांत आवश्यक समझा और इसी में सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने सन 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ का निर्माण किया, जो कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। इस कॉलेज की स्थापना से उनको अपने उद्देश्य में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इस कॉलेज ने मुसलमानों का केवल बौद्धिक विकास ही नहीं किया, अपितु उनमें संगठित होने की भावना भी भर दी। सर सैयद अहमद खां ने यह आवश्यक समझा कि मुसलमानों में नव जागरण लाने के लिए कुछ पुस्तकों का होना आवश्यक है। इस कार्य को उन्होंने स्वयं अपने हाथ में लिया और अनेक पुस्तकें लिखी। इनमें आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ रूइंस ऑफ दिल्ली बड़ी प्रसिद्ध है।
इसके अतिरिक्त 1870 ईस्वी में मोहम्मद के जीवन पर इन्होंने कई निबंध प्रकाशित करवाए। उर्दू को इन्होंने मुसलमानों की भाषा बनाई तथा अलीगढ़ में उसे अनिवार्य विषय रखा। थोड़े ही दिनों के पश्चात उर्दू को वहां वही सम्मान प्राप्त हो गया जो लगभग 50 वर्ष पूर्व फारसी को प्राप्त था। सर सैयद अहमद खां के सराहनीय कार्यों को देखकर लॉर्ड लॉरेंस ने सन 1866 ईस्वी में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इंग्लैंड में भारत सचिव द्वारा उन्हें CSI की उपाधि प्रदान की गई थी और यही नहीं अपितु सन 1878 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक वे भारतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी रहे। परंतु यह सम्मान कोई वास्तविक सम्मान न था। C.F. एंड्रयूज ने भी इनके संबंध में लिखा है कि इन्होंने पतनोन्मुख भारतीय मुसलमानों को जागरूक बनाया और उनमें प्रसारित अंधकार को सदा के लिए दूर कर दिया। पिछड़ी जातियों की शिक्षा अब तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि सन 1854 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक पिछड़ी जातियों की शिक्षा केवल नाम मात्र को ही थो जो कि नहीं के बराबर ही थी। एडम की रिपोर्ट के अनुसार सन 1832 ईस्वी में पिछड़ी जातियों में शिक्षा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, परंतु वह 1% भी न थी। कंपनी सरकार तो निस्यंदन सिद्धांत को मानने वाली थी, अतः उनकी शिक्षा की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वे स्वयं अपनी शिक्षा का प्रबंध न कर सकते थे। परंतु धर्म प्रचारक इनकी शिक्षा के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य करते थे, क्योंकि इन लोगों में उनके धर्म को आश्रय मिलता था। कुछ देशी स्कूल भी इनकी शिक्षा का कार्य करने में प्रयत्नशील थे। वुड के संदेश पत्र ने निस्यंदन सिद्धांत की तीव्र आलोचना की और जनसामान्य की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया। पिछड़ी जातियों की शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा से अलग न थी, अतः शिक्षा विभाग इनकी ओर भी आकृष्ट हुए। फिर भी 19वीं सदी के अंत तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो सका। अतः सरकार ने निश्चय किया कि राजकीय विद्यालयों में इन छात्रों को पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाए। आदिवासी और पहाड़ियों की शिक्षा सन 1881 से 82 ईस्वी के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इनकी शिक्षा अब तक हरिजनों से भी कम थी। यदि यह कहा जाए कि उनमें शिक्षा लगभग थी ही नहीं तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस समय बंगाल तथा आसाम में आदिवासी और पहाड़ी छात्रों की यौगिक संख्या 24,000 थी। बंबई में 2,738 आदिवासी तथा पहाड़ी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मध्य प्रांत में केवल 1,453 ऐसे छात्र थे। इन प्रांतों के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में इनकी शिक्षा की ओर कदम ही नहीं उठाया गया था। इन प्रांतों में पढ़ने वाले छात्र भी अधिकांशतः धर्म प्रचारकों के ही विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इन जातियों के लिए भी शिक्षा आवश्यक थी और उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सन 1882 के शिक्षा आयोग ने इनके लिए भी सिफारिशें की हैं।